वेलकम स्टूडेंट। एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम इस वीडियो में ड्राइंग सब्जेक्ट की क्लास 12th के लिए। तो क्लास 12th की बात करेंगे। ड्राइंग सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं अपने सब्जेक्ट की। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारत के आधुनिक मूर्तिकारों के बारे में। हमने सबसे पहले राम किंकर बेज के जीवन के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में। राम किंकर बेज, इनके जीवन काल की अगर हम बात करें तो 1906 से लगाकर 1980 तक इनका जीवन काल था। कौन कौन से पुरस्कार मिले, कौन कौन सी किताबें इनके जीवन पर बनी हैं और इन्होंने कौन कौन से मूर्ति शिल्प बनाए हैं। इनके महत्वपूर्ण जो मूर्ति शिल्प है उनकी बात करते हैं तो इनका एक महत्वपूर्ण मूर्ति शिल्प है, उसका नाम है मिल कॉल। मिल कॉल एक मूर्ति शिल्प है, एक मूर्ति हम कह सकते हैं कि हैं, उसकी हम बात करते हैं कि मिल कॉल क्या है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखनी है कि मिल कॉल बनाने वाले मूर्तिकार कौन थे। तो मूर्तिकार का नाम अक्सर एग्जाम में नाम पूछते हैं। तो ये मूर्ति शिल्प किसने बनाया? राम किंकर बेज ने। राम किंकर बेज ने। तो मिल कॉल जो मूर्ति हैं, जो मूर्ति शिल्प हैं, उसके मूर्तिकार कौन है? राम किंकर बेज। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन्होंने कब बनाया। तो ये जो मिल कॉल जो मूर्ति शिल्प हैं वो राम किंकर बेज ने 1956 में बनाया था। कब बनाया था? 1956 में। और वर्तमान में देखें तो ये शांति निकेतन जो कला विद्यालय हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, वहाँ पर है। तो वर्तमान में शांति निकेतन के अंदर ये स्थापित है, ये मिल कॉल। अब ये क्या है, कौन कौन सी मूर्तियाँ इसमें हैं, किस प्रकार की, उनका माध्यम क्या था, कौन सी बात हमको समझाना चाहते हैं, कौन सा भावार्थ इन मूर्ति शिल्प से आता है, वो सारी बात हम समझते हैं एक एक। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो मूर्ति शिल्प बनाया है और इस मूर्ति शिल्प में लोहे का जो प्रयोग जरूर किया हुआ है। इसमें इस मूर्ति शिल्प के लिए जो ढांचा बनाया हुआ है वो लोहे के माध्यम से बनाया हुआ है। ठीक है, लोहे के माध्यम से ध्यान रखना कि इस मूर्ति शिल्प का ढांचा बना हुआ है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो सरिये होते हैं उन सरियों के माध्यम से, जिसको रोडी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? रोडी। ठीक है, तो उन सरियों के माध्यम से इनमें इस मूर्ति शिल्प का ढांचा बनाया हुआ है। और इस मूर्ति शिल्प को आकार देने के लिए जिन जिन चीज़ों का इसमें प्रयोग किया है, इसमें सीमेंट का प्रयोग किया हुआ है। एक तो मूर्ति बनाने के लिए, मूर्ति शिल्प बनाने के लिए सीमेंट के अलावा इसमें बजरी का प्रयोग किया हुआ है। किसका? बजरी का। मतलब इसमें जो मूर्ति बनी है उसका इस प्रकार का जो ढांचा तैयार करना था, तो उस रोडी, जिसको हम सरिया कहते हैं, उसका माध्यम से उन्होंने ढांचा तैयार कर लिया। फिर उसके ऊपर बजरी सीमेंट के माध्यम से पूरी मूर्ति शिल्प को इन्होंने तैयार किया। तो ये मूर्ति शिल्प किस चीज़ का बना हुआ है ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि रोडी या हम कह सकते हैं सरिये का प्रयोग करते हुए इसमें सीमेंट और बजरी का प्रयोग किया हुआ है। किसने बनाया ये मूर्ति शिल्प, कब बनाया और कहाँ पर है, ये भी आपको मैंने आराम से बता दिया है। अब इस मूर्ति शिल्प में है क्या? इसमें देखो क्या है कि जो मूर्ति शिल्प है मिल कॉल, इसमें 2 स्त्रियों को और एक बालक को बनाया हुआ है। 2 औरतें या 2 स्त्रियाँ
और एक बालक बनाया हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें 2 स्त्रियां हैं और एक बालक है। अगर आपके पास कोई किताब है तो आप किताब में जो चित्र दिया हुआ है उस चित्र के माध्यम से इस मूर्ति शिल्प को देख भी सकते हो। तो इसमें 2 स्त्रियां और एक बालक को बनाया हुआ है, और अगर इन स्त्री और बालक को देखें तो ये तेज़ गति से जाते हुए, या हम कह सकते हो कि सब जो मूर्ति शिल्प इसमें बताया है वो एक गतिशील अवस्था में बताया हुआ है। बात समझ आ गई कि इसमें जो बालक हैं या जो स्त्रियां हैं 2, वो जाती हुई गतिशील इसमें दिखाई हुई है, तेज रूप से, फटाफट, ऐसे हम कह सकते हैं, जल्दी जल्दी। अब इसके पीछे अगर हम बात करें तो तेज जाने का मतलब क्या हुआ, गतिशील का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से जो मील होती हैं, क्या मील, जिसको आप कारखाना भी कह सकते हो या फैक्ट्री भी कह सकते हो। फैक्ट्री या कारखाना या मील एक ही बात होती है। तो मील में क्या है कि जो प्राचीन समय में चावल का जो काम चलता था, जो चावल की जो मील थी, उसमें जो काम करने वाली जो स्त्रियाँ होती हैं उनके जीवन से संबंधित बात बताइए। मतलब क्या हुआ कि जो मिल में काम करने वाली जो स्त्रियां हैं, चावल वाली जो फैक्ट्री है उसमें काम करने वाली जो मजदूर स्त्रियां हैं, जब उनको जो मिल है उस मिल का जो हम कह सकते हैं कि जो सायरन की जो आवाज़ है मिल की, सायरन की आवाज़ का मतलब ये हुआ कि जो मिल में किसी को आवाज़ लगाने के लिए जो मिल में होता है आवाज़, सबको एक साथ में सूचना देने के लिए, ठीक है। तो जो सायरन की जो आवाज़ स्त्रियों को, जो मजदूर स्त्रियाँ हैं उनको सुनाई दे रही है, तो इनको जैसी ये आवाज़ सुनाई देती है तो ये स्त्रियाँ फटाफट तेज़ गति से मिल की तरफ से, या मिल अंदर जाने का आप कह सकते हैं कि मिल की तरफ जाने की इसमें गतिशीलता इसमें दिखाई गई है। तो सिंपल सी बात है कि जब मिल, जो कारखाना है चावल का, उसमें जो काम करने वाली जो स्त्रियां हैं उनकी ये कंडीशन बताइए किस प्रकार से सायरन की आवाज़ आते ही वो स्त्रियां अपना काम छोड़ करके, और यहाँ तक कि उनको कपड़े सुखाने का समय नहीं है और वो दौड़ते हुए कपड़े सुखाती हुई इस प्रकार से जाती हुई उन्होंने ये मूर्तिशिल्प बनाई है कि 2 स्त्रियां बनी हुई हैं जिसमें वो तेज़ी से जाती हुई दिखाई गई है और कपड़ा सुखाती हुई, क्योंकि उनको टाइम नहीं है कपड़ा सुखाने का, तो कपड़े दौड़ते हुए कपड़े सुखाती हुई इसमें दिखाया गया है स्त्री को। तो इस प्रकार की मूर्ति शिल्प है। अब इस जब मूर्ति शिल्प को देखते हैं तो हमें ये जो आकृतियाँ बनाई हैं स्त्रियाँ और बालक की, इसमें हमें संयोजन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? संयोजन। संयोजन का मतलब क्या हुआ? संयोजन का मतलब ये हुआ कि इसमें हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है, हम कह सकते हैं योजनाबद्ध तरीके से काम किया हुआ है। ऐसे नहीं कि जो मर्जी माया वो पहले मूर्ति बना दी, नहीं। हाँ, मतलब इस मूर्ति बनाने के पहले हम कह सकते हैं कि इस योजना बनी हुई, उस योजना के अकॉर्डिंग, उस योजनाओं को जोड़ते हुए कि पहले मुझे ये करना, उसके बाद ये जोड़ना, उसके बाद ये चीज़ यहाँ पर बनानी, उस तरीके से ये मूर्ति शिल्प बनी हुई है। और इस योजनाबद्ध तरीके से क्या हुआ कि इस मूर्ति शिल्प में एक हमें हम कह सकते हैं कि क्लिष्ट मुद्राओं की गति हमें दिखाई देती है। हम एक साफ सुथरी इन औरतों की जो मुद्राएं हैं जाने की, इनके जो भावार्थ हैं, इनकी जो गतिमान अवस्था है, हम उनको आराम से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर इन स्त्रियों को गतिमान दिखाने के लिए जो अपने राम किंकर बेद जी हैं, उन्होंने किस प्रकार से मूर्ति बनाई है, तो उन्होंने क्या किया है कि जो स्त्रियों की गति दिखाने के लिए उन्होंने जो वस्त्र है उनको उड़ते हुए दिखाया हुआ है। वस्त्र को क्या बताया? उड़ते हुए दिखाया गया है। इसमें जो मूर्ति शिल्प बनाई जिसमें वस्त्र उड़ते हुए दिखाए गए हैं, और यहाँ तक कि जो पैर, उन पैरों से मिट्टी को उछलते हुए प्रदर्शित किया गया है। पैरों की जो मिट्टी है उसमें उछलते हुए दिखाया गया है। अब एक ही बात समझो, किसी ने मूर्ति बनाई तो उसको कैसे पता लगे कि मूर्ति गतिमान है, तेजी से जा रही है मूर्ति, मतलब जाती हुई अवस्था। जैसे मान लो कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति बनाता है और वो भाग रहा है तो उसके पीछे ऐसे लाइनें पास में खींच लेते हैं तो हमें लगता है कि हाँ भाई ये जा रही है। जैसे एक बात आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो मैंने छोटी सी ऐसी प्यारी सी कार बनाई है, ऐसी रेखीय कार बनाई है, ठीक है। जैसे मान लो ये मैंने ऐसी एक कार बना दी, ठीक है। ऐसे समझना है आपको।
अब एक कार, मैं कह रहा हूँ कि सड़क पर तेज़ी से भाग रही है, तो मैं अभी तो यहाँ तो ना भाग रही है, यहाँ तो ये कार बनी हुई है, या तो ये वहीं उसी स्थान पर है, ये कार उसी स्थान पर है, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि तेज़ी से भाग रही? तो इसमें क्या होगा कि मुझे संयोजन के माध्यम से कुछ इसमें अलंकरण करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं अगर इनको अलंकरण करना चाहूँ तो अगर मैंने इस प्रकार से मैंने पीछे इस प्रकार से अगर कर दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कार आपको लग रहा होगा कि ये भाग रही है, ठीक है। अगर मैंने इस कार को ऐसे कर दिया है तो इसका मतलब कार भाग रही है। जैसे मान लो कोई चीज़ भागती है तो पीछे धूल उड़ती है ना, उसी प्रकार यहाँ जो औरतें जा रही हैं उनके पैरों से जो मिट्टी है वो उछलते हुए दिखाया हुआ है, इसका मतलब ये गतिमान है। और इसमें एक स्त्री को तो आगे मुंह किया हुआ है और दूसरी स्त्री का पीछे मुंह है, इस प्रकार से दिखाया हुआ है। मतलब एक हम कह सकते हैं ना कि जल्दबाजी, जैसे कोई काम फटाफट, कोई तेज़ी से कोई काम करके जाना हो तो उस समय जो काम फटाफट होता है वैसे इसमें दर्शाया गया है। अब इसमें एक का मुंह आगे है, दूसरे का मुंह पीछे है स्त्री का, ठीक है। और वस्त्र उड़ते हुए दिखाया गया है, पैरों की मिट्टी उछलते हुए दिखाई गई है। और जो बालक बनाया है इसमें, इस मूर्ति शिल्प में, अगर इस बालक की बात करें तो ये ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि बालक ऊपर की तरफ देख रहा है। अब यहाँ ये जो मूर्ति शिल्प बनाई है इसमें हमें क्या नज़र आता है? इसमें हमें उन महिलाओं के बारे में पता लगता है जो मजदूर महिलाएं हैं, जो श्रमिक महिलाएं हैं, उनके जीवन के बारे में सच्ची बात, यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि परंपरा से जो परंपरागत रूप से जो महिलाओं की जो स्थिति आ रही है उसके बीच में हमें दिखाया गया है। और इस पूरे गतिशील मूर्ति शिल्प को देखने के बाद में हमें ये पता लग जाता है कि किस प्रकार परंपरा और आधुनिकता, या मैं अगर ऐसे बोलूँ तो वर्तमान या भविष्य के बीच में इन महिलाओं को संघर्षशील बताया हुआ है। कि महिलाओं का जीवन देखो किस प्रकार से उनको जल्दी उठ करके सारा घर का काम करके, यहाँ तक कि सारा काम करके घर का सुबह वाला फिर फैक्ट्री में भी जाना पड़ता है, मिल में जाकर काम करना है। तो एक परंपरागत रूप से इनके महिलाओं का जो घर का काम है, इसके अलावा जो फैक्ट्री में जाने का जो आधुनिकता जो काम है महिलाओं को काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, ठीक है, वर्तमान और एक आने वाले समय के लिए अपने जीवन को बिताने के लिए उनकी एक संघर्ष को यहाँ दिखाया गया है। मतलब इस रामकिंकर बेज ने इस प्रकार की मूर्ति शिल्प से प्राचीन समय की जो महिला हैं उनके जीवन की संघर्ष की कहानी बयां करती हैं, जो एक महत्वपूर्ण मूर्ति शिल्प है और भावार्थपूर्ण ये मूर्ति शिल्प बनाया हुआ है। ये तो एक मूर्तिकार की खासियत होती है कि वो मूर्ति के माध्यम से अगले वाले को सारी बात समझा दें। वो एक चित्रकार महान होता है जो एक चित्र के माध्यम से अगले वाले को सारी बात समझा दे। वो बात यहाँ हमें इस मूर्ति शिल्प में दिखाई देती है। अब यहाँ जो मूर्तियाँ बनाई हैं, जब इन मूर्तियों की हम बात करते हैं तो इस मूर्तियों में हमें वही अपने प्राचीन कह सकते हैं कि पाश्चात्य तत्वों का हमें इसमें समन्वय दिखाई देता है। इसके अलावा भारतीय जो विषय वस्तु है वो उस पर आधारित मूर्ति शिल्प है। भारतीय विषय वस्तु का मतलब ये हुआ कि इसमें जो मूर्ति शिल्प हैं ये भारतीय लोगों के ऊपर है। जैसे अपनी जो संथाल, हम कहते हैं कि जो संथाल परिवार हैं, उन संथाल परिवार के लोगों का जीवन यहाँ बताया हुआ है। संथाल जो जाति हैं उनके जीवन को इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार इनका जीवन है, किस प्रकार वो एक संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं। और इस मूर्ति शिल्प में हमें उन मूर्ति शिल्पों की जो गति है, उनके भाव और इसमें लावण्य, जो सुंदरता जिसको हम कहते हैं, सारी चीज़ें हमें इसमें दिखाई देती हैं और बड़ी महत्वपूर्ण मूर्ति शिल्प है उस समय की। संथाल जाति तो जानते हैं झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति है, ठीक है। एक जनजाति है, प्राचीन समय में तो आदिवासी थी, वर्तमान समय में एक जनजाति है झारखंड की। उनके जीवन को यहाँ दर्शाया गया है रामकिंकर बेज। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन इसमें दिखाई गई है। तो आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि मिलकौल मूर्ति शिल्प किसका है, वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है
कि मिलकौल नामक मूर्ति शिल्प कब किसने बनाया, या तो ये क्वेश्चन आ सकता है, या राम किंकर बेज की किन्हीं एक दो मूर्तियों का वर्णन करें तो वो आ सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आपको ये पूरी बात समझ में आ जानी चाहिए। याद रखिए कि मिलकौल के अंदर हम क्या क्या दिखाया गया है, इसमें ये मूर्ति किसने और कब बनाई है, कहाँ पर है, इसमें किस प्रकार गतिमान है, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, मूर्ति शिल्प किसकी बनाई है, वो बात आपको ध्यान में रखनी है। खैर अगला हम मूर्ति शिल्प इन्हीं का पढ़ेंगे, राम किंकर बेज का। तो अगली जो मूर्ति शिल्प की हम बात करेंगे वो है संथाल फैमिली। एक मूर्ति शिल्प का नाम है संथाल फैमिली। मूर्तिकार तो सभी जानते हैं, राम किंकर बेज। ठीक है, संथाल फैमिली नामक मूर्ति शिल्प किसका है, राम किंकर बेज का। उन्होंने ये मूर्ति शिल्प कब बनाया था, तो ध्यान रखना 1938 में बनाया था। और वर्तमान में अगर आपको देख रहे हैं तो कहाँ जाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, आपको शांति निकेतन जाना पड़ेगा। ठीक है, शांति निकेतन एक कला विद्यालय है, कला केंद्र है पश्चिम बंगाल में, रविंद्रनाथ टैगोर के समय का। तो महत्वपूर्ण मूर्ति शिल्प के लिए एक महत्वपूर्ण कला केंद्र है। तो 1938 के अंदर ये मूर्ति शिल्प किसने बनाया, तो राम किंकर बेज ने बनाया है। और वर्तमान में मूर्ति शिल्प कहाँ पर है, तो शांति निकेतन के अंदर है। अब ये जो मूर्ति शिल्प है जिसमें संथाल फैमिली, संथाल परिवार जिसको हम कहते हैं, वो इसमें दिखाया है। इसमें क्या क्या दर्शाया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक संथाल परिवार के एक पुरुष को और संथाल परिवार की एक महिला को दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें एक पुरुष और एक महिला, ठीक है, संथाल परिवार के। अब अपने एक एक चीज़ की एक एक विशेषताओं की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी विशेषता दिखाई गई है। तो जब इस मूर्ति शिल्प को देखते हैं तो इसमें जो महिला है, अगर हम महिला की बात करें तो इनके महिला का जो बायां हाथ है, कौन सा हाथ है, बायां हाथ, उस बायां हाथ में एक शिशु, ठीक है, उनके बायां हाथ में क्या है, शिशु है महिला के। तो महिला के बाएं हाथ में एक शिशु को बनाया हुआ है, और जो पुरुष है उसके बाएं हाथ में एक कांवड़ है या कांवर है। पुरुष का जो बायां हाथ है उसमें एक कांवर बनाया हुआ है, बहुत बड़ा कांवर, जिसको हम कांवड़ भी कहते हैं। कांवड़ कैसा होता है, इस प्रकार का लकड़ी का होता है, लकड़ी का। इसमें क्या होता है कि रस्सी के माध्यम से नीचे दो टोकरियाँ बांध लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करना चाहें तो इस प्रकार का यह मूर्ति शिल्प है जिसमें कांवड़ बनाया हुआ है। इस प्रकार का जो लकड़ी का बना होता है इसको हम कह सकते हैं कांवड़ या कावड़। इस प्रकार का जो बनाया हुआ है ये पुरुष के बाएं कंधे पर है, बहुत बड़ा है और पुरुष के बाएं कंधे पर बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आगे हैं, उस आगे की तरफ अगर उसमें देखें तो उसमें क्या क्या है, तो इसके जो आगे की तरफ एक जो टोकरी है उसमें एक शिशु को बैठाया हुआ है, इसमें एक शिशु को बैठाया हुआ है। इसमें आगे जो टोकरी है उसमें एक शिशु को बैठाया हुआ है। ठीक है,
और अगर बात करें तो पीछे वाली जो टोकरी है, इसकी टोकरी में इसमें सामान पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है इसमें? सामान पड़ा है। पीछे वाली टोकरी में क्या है? सामान है। ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि जो आगे वाली टोकरी है उसमें एक बालक बच्चे को बनाया हुआ है, जबकि पीछे वाली जो टोकरी है उसमें सामान बनाया हुआ है एक संतुलन के लिए। तो महिला के बाएं हाथ में एक शिशु है, पुरुष के बाएं हाथ में एक कांवड़ या कांवर बनाया हुआ है, जिसके आगे वाले भाग में शिशु को बनाया है और पीछे वाले भाग के अंदर सामान रखा हुआ है। इसके अलावा बात करें तो पास में एक कुत्ता मतलब श्वान मतलब कुत्ता, तो पास में एक श्वान या कुत्ता जिसको हम कहते हैं वो भी बनाया हुआ है। ठीक है। और ये जो महिला यहाँ जो बनाई हुई है, उस महिला की अगर बात करें तो सिर पर टोकरी बनाई हुई है। सिर पर क्या एक टोकरी है महिला के सिर पर एक देखें तो टोकरी बनाई हुई है, टोकरी। और अगर हम टोकरी की बात करें तो उसमें दरी पट्टी दिखाई हुई है। क्या दिखाई हुई है? दरी पट्टी दिखाई हुई है। ठीक है। और इस प्रकार की इसमें मूर्ति है। लेकिन अगर इन मूर्तियों को देखते हैं तो इनकी अगर हम हाइट की बात करें तो जिस प्रकार एक आदम कद से हम देखें, मतलब जो आदम कद होता है उससे 1.5 गुना ये बड़ी है। ये मूर्ति शिल्प आदम कद से 1.5 गुना बड़ी है। मतलब जिस प्रकार एक सामान्य मानव की जो आकृति होती है उससे काफ़ी बड़ी है, 1.5 गुना बड़ी है। ठीक है। मतलब एक आदमी की जो हाइट होनी चाहिए उसके अनुसार वो उतनी हाइट नहीं, बल्कि ज़्यादा हाइट, मतलब उससे लगभग 1.5 गुना ज़्यादा हाइट की मूर्ति शिल्प है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो ये जो मूर्ति है इसमें हम जनजाति संथाल परिवार को देखते हैं जो एक गरीब हैं, और इनके जीवन में बताया हुआ है कि किस प्रकार इनको जीवन यापन करने के लिए एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। हम कह सकते हैं इनको प्रवास करना पड़ता है। एक गुमंतु जनजाति के रूप में इनको यहाँ दिखाया हुआ है। किसके लिए? जीवन यापन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो इनके जीवन को भी यहाँ दिखाया हुआ है, इनके जीवन की वास्तविकता इसमें दिखाई गई है, और कला की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मूर्ति शिल्प है जो हमें यहाँ दिखाई देता है। इनके शरीर को जब देखते हैं तो हमें उनकी शरीर को देखने के बाद में इनकी हम कह सकते हैं कि बड़ी सुंदरता से इनका शरीर बनाया हुआ है। जो स्त्री द्रय है, स्त्री का जो शरीर है वो कोमलता के साथ में दिखाया हुआ है। शरीर की जो मुद्रा है वो गतिमान के रूप में बताया हुआ है। चेहरों का जो भाव जिस प्रकार से होना चाहिए गरीबों का या गुमंतु जनजाति का, वो भाव इसमें दिखाया हुआ है। तो एक महत्वपूर्ण मूर्ति शिल्प है किनकी? राम किंकर बेज की। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगले वीडियो में हम एक नए मूर्तिकार के साथ में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।